पता नहीं किसने लगाई आग घरों में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 मई को शुरू हुई हिंसा की चिंगारी लगातार सुलग रही है। 8 महीने, सैकड़ों मौतें, हजारों घायल और लाखों बेघर, ये मणिपुर है। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है। मणिपुर धधक रहा है। मणिपुर बहक रहा है। देश के पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में से एक मणिपुर का आंचल खून से लथपथ है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस खूबसूरत पर्यटन स्थल के दामन में आज खून के छींटे हैं। हर ओर खौफ से भरा भयानक सन्नाटा है। डर के साए में सिसकती जिंदगियां तो पलायन के मारे खाली घरों में वीरानियां हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मणिपुर जल उठा? नए साल पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन भारत का ये राज्य नए साल पर ही एक बार फिर खून से लाल हो उठा। अज्ञात हमलावरों ने 3 लोगों को गोलियों से भून डाला, जिसके चलते 5 जिले फिर से कर्फ्यू की चपेट में आ गए। आज के इस वीडियो में हम मणिपुर हिंसा की वजहों की जड़ तक जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो भी हुआ और जो हो रहा है उसकी असल वजह क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम मणिपुर को समझ लें। तो आइए समझते हैं मणिपुर को। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। कभी ये एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, लेकिन 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का अंग बना। मणिपुर उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। इसका एरिया 22,347 स्क्वायर किलोमीटर है। मणिपुर को 2 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। पहला घाटी क्षेत्र और दूसरा पर्वतीय क्षेत्र। इसके उत्तर और पूर्वी इलाकों में ऊंची पहाड़ियां हैं, तो मध्य भाग में समतल मैदान। मणिपुर में 3 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। पहली है मीती जनजाति, जो घाटियों में रहती है, और दूसरी नागा और तीसरी कुकी। नागा और कुकी जनजाति पहाड़ियों पर रहती है। अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात है पिछले साल 20 अप्रैल की। मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर के मीती ट्राइब्स यूनियन की तरफ से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बेहद अहम फैसला सुनाया। फैसले में मणिपुर सरकार को निर्देशित किया गया कि वो 4 हफ्तों के अंदर मीती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कराने में अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार के पास भेजे। मीती समुदाय की ये मांग नई नहीं थी। वो लंबे अरसे से ये मांग करते चले आ रहे हैं। मीती ट्राइब यूनियन की जिस याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, वो याचिका साल 2013 में दाखिल की गई थी, यानी आज से 10 साल पहले। 3 मई बुधवार ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने कोर्ट के इस फैसले के विरोध में जनजाति एकता रैली निकाली। असल में ये आत्सुम, कुकी और नागा समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और ये समुदाय मीती समुदाय को ST दर्जा देने का विरोध करता रहा है। उस दिन तय समय और तय जगह पर रैली हुई और उस रैली का परिणाम इतना भीषण और विभत्स हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मार्च के बाद मणिपुर में हिंसा फैल गई। हिंसा ऐसी फैली कि इंसान ही हैवान बन गया। इंसानियत मर गई, जज्बात सूख गए। लोग दिन दहाड़े सरे राह मार दिए गए, काट दिए गए, जला दिए गए। अगली तारीख लगते लगते 60 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 250 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे और 2000 से भी ज्यादा लोगों के घर जलकर राख हो चुके थे। मणिपुर उसी दिन जलना शुरू हुआ तो आज तक जल रहा है। मणिपुर जला भले ही 3 मई को हो, लेकिन चिंगारी बहुत पहले ही भड़क उठी थी। अब हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। घाटी में मणिपुर का 10% भूभाग आता है और इसमें यानी घाटी में मीती समुदाय का वर्चस्व है और इसी समुदाय के लोगों की स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में 64% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। राज्य के 90% हिस्से में पहाड़ियां हैं, जहां कुकी और नागा समुदाय रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन में हिस्सेदारी महज 35% है। यही वजह है कि मणिपुर विधानसभा, जिसमें कुल 60 सीटें हैं, उसमें 40 विधायक मीती समुदाय के तो केवल 20 विधायक कुकी और नागा समुदाय से हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मीती लोग अपने लिए ST दर्जे की मांग क्यों करता है और कुकी व नागा लोग इसके विरोध में क्यों हैं। पहले बात मीती लोगों की।
मीती लोगों ने एसटी दर्जे की मांग साल 2012 में ही रखी थी। इसके लिए बाकायदे मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर STDCM का गठन किया गया था। इनकी जनसंख्या भी लगातार घटती जा रही है। साल 1951 में उनकी आबादी कुल आबादी का 59% थी, जो साल 2011 में घटकर 44% रह गई। भारत में शामिल होने के पहले मीती को जनजाति का दर्जा प्राप्त था। इन लोगों का मानना है कि इस समुदाय को संरक्षित रखने व इनकी संस्कृति, भूमि व परंपरा को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है। मीती लोगों की एक बड़ी चिंता ये भी है कि ये लोग पहाड़ी पर भूमि नहीं खरीद सकते, जबकि पहाड़ में रहने वाले घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो घाटी में उनके लिए रहने की जगह भी कम पड़ जाएगी, जबकि दूसरे समुदाय के लोग पूरे मणिपुर में फैलते जाएंगे। मणिपुर में सरकार ही सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। मीती समुदाय का मानना है कि अगर उन्हें ST दर्जा ना मिला तो उनके लिए सरकारी नौकरियों में अवसर घटते चले जाएंगे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे समुदाय मीती को ST दर्जा दिए जाने की खिलाफत क्यों कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का मानना है कि मीती समुदाय पहले से ही भौगोलिक, राजनीतिक व अकादमिक रूप से लाभ की स्थिति में है। ऐसे में ST दर्जा मिलने के बाद मीती लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी, जो पूरी तरह गैर जरूरी है। इससे दूसरे लोगों के लिए अवसर घटेंगे। पहले से ही अकादमिक रूप से मजबूत और मीती लोगों को नौकरी के और अवसर मिलेंगे, जबकि इनके लिए अवसर घटेंगे। ST दर्जा मिलने के बाद मीती लोग पहाड़ी पर भी भूमि ले सकेंगे, जिससे बाकी समुदाय के वहां से बेदखल होने का खतरा बढ़ जाएगा। कुकी और नागा का इस बात पर भी विरोध है कि भले ही मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र राज्य के टोटल एरिया का 90% हो, लेकिन बजट का आवंटन और विकास कार्य पूरी तरह से घाटी पर ही केंद्रित रहते हैं। लेकिन इस हिंसा के पीछे यही इकलौती वजह नहीं, इसकी एक वजह और हो सकती है, जिस पर यहाँ चर्चा करना जरूरी है। मणिपुर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के नजदीक है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, और ये बदनाम है ड्रग्स के लिए। ऐसे में मणिपुर इंडिया में ड्रग्स की तस्करी के लिए एकदम मुफीद साबित होता है। यही वो जगह है जहां से इन देशों से भारत में ड्रग्स की तस्करी की जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग्स की बड़ी खेप भारत म्यांमार बॉर्डर के माध्यम से आगे पहुंचाई जाती है। वहीं मणिपुर में अफीम की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जानकारों की माने तो म्यांमार और मणिपुर की अफीम को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में अव्वल दर्जे का माना जाता है। इसी अफीम को प्रोसेस करके हेरोइन भी बनाई जाती है। मणिपुर की एंटी ड्रग्स यूनिट नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर के मुताबिक मणिपुर में 2017 से लेकर 2023 तक अफीम की खेती 15,497 एकड़ में होती है। इसमें से 13,122 एकड़ जमीन पर कुकी अफीम की खेती करते हैं, तो 2,340 एकड़ पर नागा। दुनिया में 95% अफीम की खेती अफगानिस्तान, मैक्सिको और म्यांमार में होती है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति भी काफी हद तक म्यांमार की तरह ही है। सस्ती जमीन, सस्ते मजदूर, आपसी कलह, बेरोजगारी व अपने लिए अनुकूल स्थितियां होने के चलते ड्रग माफियाओं ने मणिपुर को ड्रग बिजनेस के हब के रूप में विकसित कर लिया। इसलिए मणिपुर में हिंसा के लिए विदेशी ताकतों का भी हाथ होने की संभावना है। साल 2017 में मणिपुर के मुख्यमंत्री बने बीरेन्द्र सिंह ने ड्रग के खिलाफ अभियान वॉर ऑफ ड्रग्स छेड़ दिया। नशे के लहलहा रहे खेत उजाड़े जाने लगे, करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई, सैकड़ों ड्रग पैडलर पकड़े गए। बीरेन्द्र दूसरी बार फिर सीएम बने तो वॉर ऑन ड्रग्स 2.0 छेड़ दिया। ये अभियान खासा सफल भी रहा। पिछले 5 सालों में मणिपुर में जब्त किए गए ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 3,213 करोड़ आंकी गई। वहीं NDPS एक्ट के तहत 1,674 केस दर्ज किए गए और 2,104 पैडलरों को अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी भी हालात बहुत सुधरे नहीं है। 3 मई को हिंसा के बाद से मणिपुर के हाईवे बंद हैं, जिसके चलते मणिपुर के रास्ते ड्रग्स स्मगलिंग नहीं हो पा रही थी। ऐसे में माफियाओं ने दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। अब वो मिजोरम के रास्ते ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। तभी 3 मई से लेकर अब तक मिजोरम से 78 करोड़ की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। कहीं यह हिंसा ड्रग्स बिजनेस में वर्चस्व का नतीजा तो नहीं, क्योंकि कुछ वर्षों में ड्रग्स के खिलाफ सरकार की इस जंग के खिलाफ रोष तो पहले से ही था। भले ही माननीय हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार को मीती समुदाय को ST में शामिल किए जाने की अनुशंसा किए जाने का निर्देश दिया हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। आखिर किसी को ST सूची में शामिल करने का प्रोसेस क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा करती है। फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय उनकी समीक्षा करता है।
इसके बाद वो इसे गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए भेजता है। वहां से अनुमोदन मिलने के बाद इसे अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। अब अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष भेजा जाता है। मंत्रिमंडल से अंतिम रूप मिलने के बाद संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किया जाता है। इस विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाता है। यानी यह स्पष्ट है कि मीती समुदाय की मांग को पूरा होने में अभी लंबा वक्त है, वो भी अगर हो पाया तो, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह का संग्राम हुआ उससे फिलहाल तो उम्मीद धूमिल होती दिख रही है। लेकिन जिस तरह के हालात वहां बने उससे ये तो तय है कि राज्य के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को पूरे मामले की तह तक जाना होगा और उन वजहों पर गौर फरमाना होगा जिनके चलते ये हालात बन गए। साथ ही साथ उनका स्थायी इलाज भी ढूंढना होगा। फिलहाल जब भी ऐसा लगने लगता है कि हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ चले हैं, तभी कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती है जो 4 कदम पीछे खींच ले जाती है। यानी सचेत रहने की जरूरत है। हर समुदाय के हितों की रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन किसी को किसी पर हावी होने का मौका भी नहीं देना चाहिए। सभी की जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वो मीती समुदाय की हो या नागा और कुकी समुदाय की। राज्य में हर समुदाय के बीच सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि मणिपुर में ड्रग्स नहीं बल्कि भाईचारा, खुशहाली, अमन और चैन की ऐसी फसल लहलहाए जिसकी रंगत और सुगंध पूरी दुनिया में फैल जाए। हमने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट, एक लाइक और ढेर सारे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।